नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग निबंध की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दिल्ली दरबार दर्पण की समीक्षा देखने वाले हैं, क्योंकि एनटीए का एग्ज़ाम बहुत पास ही है और इतना निबंध पढ़ने का समय नहीं है। तो उसकी एक समीक्षा हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। दिल्ली दरबार दर्पण। निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी में। जो दिल्ली दरबार दर्पण है वह कब लिखा गया या प्रकाशन हुआ? 1877 ईस्वी में। और लिखा तो पहले गया है लेकिन प्रकाशन हुआ था 77 में, याद रखिएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म देख लेते हैं, थोड़ा सा इनका परिचय, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन इनका 6 जनवरी 1885 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी तथा कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, जब 5 वर्ष के तभी से ये दोहा कविता वगैरह बनाते थे, लिखते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सुनाया था अपने पिताजी को? लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, पाड़ा सुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये भारतेंदु जी का है, ठीक। आगे चलेंगे। भारतेंदु ने बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु यानी कि भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। अतः इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी क्या है? उपाधि है, ठीक है। इनके सभी संग्रह देखते हैं। पुरातत्व संबंधी संग्रह इनके हैं मणिकर्णिका, काशी, रामायण का समय। इतिहास संबंधी है बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, उदयपुर पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कला संबंधी में संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी में बैजनाथ की यात्रा। और जीवन चरित्र में लिखते हैं 5वें पैगंबर, बीबी फातिमा, सूरदास का जीवन चरित्र आदि। हास्य व्यंग इनका है स्वर्ग में विचार सभा, अंग्रेज स्रोत और कंकड़ स्रोत। याद रखिए, स्वर्ग में विचार सभा, अंग्रेज स्रोत और कंकड़ स्रोत, ये इनका हास्य व्यंग संबंधी रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं अब हम लोग दिल्ली दरबार जो दर्पण है उसके बारे में। दिल्ली दरबार दर्पण था, उसमें भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था, ठीक है। दिल्ली दरबार मतलब पहले क्या होता था? औपनिवेशिक भारत मतलब कि जिस समय अंग्रेजों के अधीन था हमारा भारत, उसी समय एक दरबार हुआ करता था, हाँ। और यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राजनीति की शोभा में सजाया जाता था, मतलब। और ये दरबार जो होता था वो उस समय जो हमारे भारत पे शासन कर रहे थे अंग्रेज, और यहाँ जो महारानी या महाराजा थे उन्हीं की शोभा के लिए सजाया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में सन 1877 से 1977 के बीच 3 दिल्ली दरबार लगे। याद रखिए, पूछा जा सकता है कितने दिल्ली दरबार लगे थे? तो 3 लगे थे। कब से कब तक? 77 से 1977 तक, ठीक है, 100 साल। फिर आगे चलेंगे। 1877 का दरबार, जिसे प्रोक्लेमेशन दरबार या दरबार कहा गया है, 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी और राज तिलक करने हेतु लगा था। यद्यपि हरिश्चंद्र ब्रिटिश शासन के अथक आलोचक थे और इसके फलस्वरूप ही उन्हें भी कभी भी आधिकारिक संरक्षण नहीं मिला, फिर भी उनका अभिजात वर्ग और राजघराने के प्रति सहज सम्मान था। 1877 का दरबार मुख्यतः एक आधिकारिक घटना मात्र थी, जिसमें 1903 एवं 1911 जैसी रौनक नहीं थी। 1903 और 11 में भी हुई थी तो उसकी जैसे रौनक नहीं थी। आधिकारिक घटना कह सकते हैं 1877 का। यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत है। मतलब जो ये पहले क्या थे, अंग्रेजों के बारे में जानते नहीं थे भारतेंदु जी, है ना, उनको अच्छा ही समझते रहे होंगे, उनकी प्रशंसा टाइप का ये लिखे थे इसको, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अंधा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतेंदु जी ने यह निबंध क्यों लिखा? भाई क्यों लिखा था?
तो देखते हैं 1877 के दिल्ली दरबार का वर्णन, जिस पर क्वीन विक्टोरिया को भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया गया था। मतलब 1877 के दिल्ली दरबार जब वर्णन इसमें कर रहे हैं भारतेंदु जी है ना, तो उसी समय जो क्वीन थी, या जो रानी थी विक्टोरिया, उसको भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया गया था। भारतेंदु ने इसलिए किया क्योंकि उसी समय भारतेंदु बनारस के प्रिंस ऑफ वेल्स के मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। ठीक है। और प्रमुख चेहरे जिनका निबंध में वर्णन किया गया है, पूछा जा सकता है किनका किनका वर्णन किया गया है इस निबंध में। तो श्रीयुत कौन थे? दिल्ली का वायसराय है, लोगों से मनोहर रीति पे बातचीत किया करता है, जिससे सभी लोग मगन हो जाते हैं। वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर किया। मतलब श्रीयुत ऐसे व्यक्ति थे, इस तरीके से मतलब गुला मिला के बात करते थे, सभी की तारीफ करेंगे, सभी को अच्छा बोलेंगे, जिनसे मिलेंगे तो सभी को लगता था कि हमारा बहुत आदर कर रहे हैं। मतलब ये गुण था इनमें। उसके बाद है नवाब लोहारू। बेधड़क वक्ता है, परंतु उसी के साथ अंग्रेजी और मुहावरों के भी खूब हाथ पांव तोड़ते हैं, तथा उसके साथ साथ अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाता है तथा श्रीयुत को सुनाने की इच्छा रखता है। तो ये है नवाब लोहारू। और एक हैं पात्रा महारानी तंजौर, राजा सखाराम साहिब की रानी होती है ये। मिसेस फर्थ, ये महारानी तंजौर की अनुवादक हैं। ठीक है। किलात खां साहब, मिजाज में रूखापन है, राजा है जिसे सभी राजाओं की तरह झंडा तो नहीं मिला, पर उसे उपहार स्वरूप एक हाथी जिस पर 4000 की लागत है, हौदा या जुगारू, गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें मिली है। पूछा जा सकता है किलात खां साहब को तमगा नहीं मिला था, लेकिन क्या मिला था इनको? झंडा नहीं मिला था, लेकिन इनको क्या मिला था? तो टोटल 25,000 तक की इनको चीज़ें मिली थी, है ना। इनके अलावा महाराज जम्ब, लेडी साहिब, कर्नल बर्न तथा 63 शासन अधिकारी राजाओं के नाम का जिक्र इस निबंध में दृष्टिगोचर होता है। तो कितने शासन अधिकारी? 63। उनमें कुछ थे महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, पन्ना आदि यहाँ के महाराज लोग आए हुए थे। तो इसमें का प्रमुख कथन देख लेते हैं हम लोग। श्रीयुत वायसराय ने झंडा और तमगा देने के समय हर एक राजा से ये वाक्य कहे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाक्य कहे थे? मैं महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। मतलब सभी से यह वाक्य कह रहे हैं श्रीयुत वायसराय जो थे, यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरवाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आप कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको अब जाइए। किसने कहा था? खां साहिब ने कहा था। और आगे हैं, हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विधा के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। नवाब साहिब जो शेर शायरी वगैरह करते थे। आगे हैं, यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं, महात्मा ने वायसराय से कहा था। ठीक है, तो आगे चलेंगे। निबंध का संक्षेप में वर्णन सार देखते हैं। दिल्ली में प्रथम दरबार लगा हुआ है, तारीख 1 जनवरी है। यह दरबार एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर पर हुआ था ना, 5 मील, नगर से 5 मील दूर पर हुआ था। इसमें मुहारिब, सेक्रेटरी लोग, शासन अधिकारी, राजा लोग, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ, अनेक सरदार, रईस, समाचार पत्रों के संपादक, विदेशी राजदूत तथा बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज के लोग शामिल थे। और महारानी विक्टोरिया के हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने के दौरान श्रीयुत वायसराय ने क्या किया? प्रत्येक राजा को एक झंडा और सोने का तमगा देने के साथ साथ महारानी का एक संदेश भी सुनाया। मतलब महारानी का जो संदेश है अपने वाक्यों से श्रीयुत सुना रहे हैं, तो क्या सुनाते हैं देखते हैं।
जिसका उल्लेख पिछले पृष्ठ में कर दिया गया है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक पटरी लगी थी, याद रखिएगा, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। इसके बाद वायसराय के चबूतरे की सुंदरता तथा उसकी छत की तारीफ की गई है। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ, ऊपर, आगे, पीछे कौन कौन था और कैसा था, इसका जिक्र किया गया है। चीफ हेराल्ड राज आज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ता है। पूछा जा सकता है कि जो राज आज्ञा पत्र था अंग्रेजी में कौन पढ़ता है, तो चीफ हेराल्ड। उसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। बाद में 101 तोपों की सलामी हुई। नेशनल एंथेम का बाजा बजा। इसके बाद वायसराय लोगों को एड्रेस करके महारानी का बखान करते हैं। वे अलग अलग सबको एड्रेस करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ताओं और सच्चे अधिकारी लोग, हे राज का संबंधी सेना संबंधी अधिकारियों, हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, हे वॉलंटियर सिपाहियों, हे इस देश के सरदार और रईस लोग, हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने कि दरबार हो चुका और अपने 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे से रवाना हुए। ठीक है, तो थोड़ा समीक्षा देख लेते हैं इसकी। यद्यपि हरिश्चंद्र ब्रिटिश शासन के अथक आलोचक थे, फिर भी उन्होंने जहाँ जहाँ भी जातीय प्रगति होने की हल्की सी भी संभावना देखी, उसकी प्रशंसा में अपनी लेखनी चलाई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी एक ऐसी ही मरीचिका के समान था, जिसे भारतेंदु जी सच मान बैठी और इसी में भूलकर राजेश्वरी का गुणगान किया। याद रखिएगा। दिल्ली दरबार दर्पण में एक जगह लिखते हैं, आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिसमें सब जाति और धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक पूजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बदल सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने की अच्छी राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों के दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेज राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। तो यह हो गया हमारा दिल्ली दरबार दर्पण। तो इसकी समीक्षा को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये उस समय की घटना है जब भारतेंदु जी उस समय अंग्रेज़ों की चाल नीतियों को नहीं समझते थे और उनको अच्छा समझते थे, है ना। और इसीलिए उन्होंने जो विक्टोरिया है, जो राजा रानी बनी थी, है ना, उस समय दिल्ली दरबार दर्पण हुआ था, उन्हीं के संबंध में ये अच्छा वाक्य लिख देते हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और बहुत ये हास्य व्यंग टाइप का है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्रीबुद्ध है ना, श्रीबुद्ध जो बहुत ही एक प्रभावी व्यक्ति होता है, जो सभी की ऐसी तारीफ करता है कि सबको लगता है कि हमारे कितने शुभचिंतक हैं अंग्रेज हमारे, है ना। तो ये है हो गया दिल्ली दरबार दर्पण। तो अगले कड़ी में हम लोग फिर भारतेंदु जी के निबंध को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।